नमस्कार, मैं बाजपेयी अपने YouTube चैनल मिथुन बाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो कि EPFO SSA 2023 की टाइपिंग दे चुके हैं। टाइपिंग देने के बाद आपके दिमाग में अगला जो क्वेश्चन है वो यही है कि फाइनल जो कट ऑफ है वो कितनी किया जा सकती है। तो फाइनल कट ऑफ का डिटेल में इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। उसके अलावा जो टाइपिंग है उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा आपकी फाइनल कट ऑफ पे, इस पॉइंट पे भी बात करेंगे। तो कहने का मतलब ये है, आपको इस वीडियो के बाद एक आइडिया हो जाएगा कि सेफ स्कोर आपके लिए क्या रह सकता है, कितना राइट स्कोर आपका बनना है, ताकि आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि फाइनल आपकी कट ऑफ है वो किन पॉइंट्स पे डिपेंड करती है, कौन कौन से पॉइंट हैं जो आपकी फाइनल कट ऑफ को अफेक्ट करते हैं। तो नंबर 1, जो वैकेंसी है आपकी, जिस पर्टिकुलर एग्जाम की आप फाइनल कट ऑफ को एनालिसिस कर रहे हो उससे वैकेंसी कितनी है, इसका भी बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी कट ऑफ पे। उसके अलावा एग्जाम का जो लेवल है वो भी आपका अफेक्ट करता है। उसके अलावा मोड ऑफ एग्जाम, यहाँ पे एग्जाम का जो मोड है उसका भी इम्पैक्ट आपकी फाइनल कट ऑफ पे पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं इन सारे पॉइंट पे भी बात करूंगा। उसके अलावा टाइपिंग में किस तरीके से स्टूडेंट की परफॉर्मेंस रही, इसका भी इम्पैक्ट आपकी फाइनल कट ऑफ पे देखने को मिलता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं वैकेंसी की। तो वैकेंसी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे रीजन वाइज वैकेंसी आप देख सकते हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश में कितनी वैकेंसी है, उसके अलावा आपकी बिहार में कितनी वैकेंसी है, उसके अलावा दिल्ली में कितनी वैकेंसी है। ओवरऑल अगर हम वैकेंसी की बात करें तो ओवरऑल यहाँ पे जो वैकेंसी है वो आप देख सकते हैं 2674 वैकेंसी है टोटल, जिसमें आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं, जैसे यूआर की कितनी है, ओबीसी की कितनी है, ईडब्ल्यूएस की कितनी है, तो ये आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा जो क्रेज़ रहता है वो रहता है नॉर्थ इंडिया उन्हें मिल जाए। तो नॉर्थ इंडिया की अगर हम वैकेंसी की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में जो वैकेंसी आपकी टोटल वो 711 है, जिसमें आप कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी है वो देख सकते हैं। जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आपकी नॉर्थ इंडिया में जो वैकेंसी है वो कितनी है, 124 है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे 120 है। अगर हम पंजाब की बात करें तो यहाँ पे 120 है। हरियाणा की बात करें तो 109 है। मध्य प्रदेश की बात करें तो 100 वैकेंसी है। राजस्थान की बात करें तो 59 वैकेंसी है। बिहार की बात करें तो 35 वैकेंसी है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 32 वैकेंसी है। और उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 12 वैकेंसी है। ओवरऑल अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में जो वैकेंसी है वो कितनी है, 711 वैकेंसी है। तो अच्छी खासी वैकेंसी नॉर्थ इंडिया में। ढेर सारे बच्चों का ये मोटिव रहता है कि उन्हें नॉर्थ इंडिया मिल जाए, ठीक, क्योंकि साउथ में ढेर सारे चैलेंजेस होते हैं। नॉर्थ इंडिया में जो जॉब है उससे करने के ढेर सारे अपने अलग फ़ायदे हैं। ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया में आपकी वैकेंसी इतनी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम का जो लेवल है वो किस तरीके का रहा। एग्ज़ाम का जो ओवरऑल लेवल है वो आपका मॉडरेट रहा। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हुई स्टूडेंट को वो एग्ज़ाम के मोड पे हुई, क्योंकि एग्ज़ाम का मोड क्या था, जैसे नॉर्मली जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें क्या है कि आप किसी भी सेक्शन को खोल सकते हो, किसी भी सेक्शन को अटेम्प्ट कर सकते हो और किसी भी सेक्शन पे दोबारा जा सकते हो। इसमें क्या था कि सेक्शन अपने आप ऑटोमेटिक हर स्टूडेंट का खुल रहा था, जैसे किसी का मैथ्स खुल गया, किसी का इंग्लिश खुल गया, और वो सेक्शन आपको अटेम्प्ट करना है। ढेर सारे स्टूडेंट को इस बात के बारे में पता ही नहीं था कि ऐसा होगा, और वहाँ पे क्या है कि एक बार आपने अटेम्प्ट कर दिया, आगे बढ़ गए, तो उस सेक्शन को आप दोबारा नहीं कर सकते थे, तो इससे प्रॉब्लम हुई। उसके अलावा सेक्शन वाइज चूंकि यहाँ पे हर सेक्शन को क्वालिफाई करना था, तो इससे भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को प्रॉब्लम हुई। तो इस वजह से एग्ज़ाम को हम कह सकते हैं कि मॉडरेट था, और इससे ढेर सारे बच्चों को प्रॉब्लम हुई, और इस वजह से इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, अगर हम ओवरऑल आंसर की के बाद बात करें कि जो स्टूडेंट का डाटा है वो किस तरीके से रहा, अगर हम बात करें कि 500 से ज़्यादा जो मार्क्स करने वाले स्टूडेंट हैं वो कितने हैं, तो एक भी स्टूडेंट नहीं है। उसके अलावा अगर 460 से ऊपर बात करें कि बच्चे जो मार्क्स करने वाले बच्चे हैं वो कितने हैं, तो यूआर में आप देख सकते हैं जो टोटल जो बच्चे हैं वो कितने 145 हैं। यूआर में कितने 77 हैं, ओबीसी में 47 है, ईडब्ल्यूएस में 18 है, एससी में 3 है और एसटी में आपके 0। अगर हम बात करें 440 से ऊपर स्कोर करने वाले एस्पिरेंट कितने हैं, तो 540 है। 420 से ऊपर स्कोर करने वाले बच्चे कितने हैं, आपके 1439 है। 400 से ऊपर स्कोर करने वाले बच्चे कितने हैं, 3000 हैं। उसके अलावा 380 से ऊपर स्कोर करने वाले 5153 एस्पिरेंट है। आप देख सकते हो कि 20-20 नंबर का यहाँ पे डिफरेंस है, तो बच्चे कितने बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम 360 से ऊपर स्कोर करने वाले बच्चों को देखें तो 7622 बच्चे हैं। उसके अलावा 340 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले एस्पिरेंट 10,143 हैं। अगर 320 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले बच्चे देखें तो 12,583 हैं, और 300 से ऊपर स्कोर करने वाले जो बच्चे हैं वो कितने
हैं 14,594 है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट का डाटा है आफ्टर आंसर की। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जो एग्ज़ाम है उसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहा और स्टूडेंट किस तरीके से स्कोर कर रहे हैं। उसके अलावा फेज़ 1 का जो रिजल्ट आया इसमें इन्होंने कोई कट ऑफ वगैरह नहीं दी है। ठीक है, मतलब कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया है कि कितनी कट ऑफ गई है, यूआर की कितनी कट ऑफ गई है। बच्चे जो क्वालिफाई किए हैं वो वैकेंसी के 10 गुना क्वालिफाई किए हैं, लेकिन कट ऑफ को डिस्क्लोज नहीं किया। लेकिन स्टूडेंट का जो डाटा है, वर्बली डाटा लेने के बाद यहाँ पे एनालिसिस करने का प्रयास किया गया है कि किसने मतलब किस कैटेगरी पे कितने नंबर पे स्टूडेंट क्वालिफाई हुआ। तो अगर हम बात करें 23 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में जिनका यूआर में 375 स्कोर बनना था वो टाइपिंग के लिए एलिजिबल थे। ऐसे ओबीसी में 350 वाले, ईडब्ल्यूएस में 320 वाले, एससी में 335 वाले और एसटी में आपके 305 वाले बच्चे भी जो थे वो टाइपिंग के लिए एलिजिबल थे। अगर हम 21 अगस्त की बात करें सेकेंड शिफ्ट, क्योंकि हर जो दिन था वो 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम था, तो यहाँ पे सेकेंड शिफ्ट में यूआर में 390 वाले बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, यानी कि मिनिमम अगर देखा जाए तो 375 वाले जो बच्चा है वो टाइपिंग के लिए एलिजिबल था। बाकी आप शिफ्ट वाइज देख सकते हैं कि कितने कितने नंबर वाले एस्पिरेंट जो थे किस किस शिफ्ट में वो आपके टाइपिंग के लिए एलिजिबल थे। चूँकि यहाँ पे नॉमिनेशन होगा, 8 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है, तो नॉमिनेशन भी काफ़ी इम्पैक्ट करेगा आपकी जो फाइनल कट ऑफ है उसको। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि 23 अगस्त की अगर हम बात करें सेकेंड शिफ्ट की, तो यूआर में 415 जिसका स्कोर बनना था वो टाइपिंग के लिए एलिजिबल था। ऐसे ही ओबीसी में 385 वाला, ईडब्ल्यूएस में 325 वाला, एससी में 340 वाला, इस तरीके से ये डाटा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि टाइपिंग जो है वो किस तरीके से आपके एग्जाम को अफेक्ट करेगी। देखिए टाइपिंग का बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं इस चीज़ को ही बताऊँगा यहाँ पे कि किस तरीके से कितना मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है और कितने नंबर पे कितनी रैंक पे आप समझ सकते हो कि सिलेक्शन हो जाएगा और कितनी रैंक पे कितना स्कोर बना है स्टूडेंट का, वहाँ से आपको एक रफली आइडिया लग जाएगा। बाकी टाइपिंग जो है उसका भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि टाइपिंग में स्टूडेंट को दिक्कत क्या हुई कि कंटेंट जैसे क्या है कि इन्होंने इंस्ट्रक्शंस में क्लियरली ये बता नहीं रखा था कि एरर परसेंट कितनी अलाउ है। तो हम लोग ये सोच रहे थे कि 3% की एरर जो है वो अलाउ होगी। बाकी मैंने ऐसा भी कहा था कि ये 1750 ओवरऑल आपसे चाहते हैं कि आप 350 वर्ड जो है वो टाइप करो 10 मिनट में, यानी कि एक्चुअल 35 की स्पीड चाहते हैं। तो ऐसा ही होगा, ये एक्चुअल आपसे 35 की स्पीड चाहते हैं, इन्होंने कंटेंट अनलिमिटेड दिया। तो अनलिमिटेड कंटेंट से भी स्टूडेंट को ढेर सारी प्रॉब्लम हुई। उसके अलावा अनलिमिटेड कंटेंट तो कोई दिक्कत नहीं है, सबसे ज़्यादा जो दिक्कत हुई स्टूडेंट को वो स्क्रोलिंग की वजह से हुई। जो स्क्रोल बार था वो इस तरीके से कर रहा था कि अगर बच्चा थोड़ा सा स्क्रोल करता था तो कंटेंट उसका पूरा स्क्रोल हो जा रहा था। तो एडजस्ट करने में स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई और एडजस्ट करने की वजह से उनका टाइम जो है वो काफ़ी ख़राब हुआ। तो इस वजह से क्या है कि उनके जो 1750 स्ट्रोक हैं, ढेर सारे बच्चों के 1750 स्ट्रोक नहीं हुए। तो अगर 1750 स्ट्रोक आपके नहीं हुए तो इसका मतलब है आप टाइपिंग क्वालिफाई नहीं करेंगे। तो टाइपिंग में भी ढेर सारे जो अच्छे बच्चे हैं वो भी डिस्क्वालीफाई होंगे। तो इसका भी आपका इम्पैक्ट आपकी फाइनल कट ऑफ पे देखने को मिलेगा। ठीक है क्या, अब बात कर लेते हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है कि फाइनल जो कट ऑफ है वो कितनी क्या जा सकती है। तो राय स्कोर पे ये जो कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ वो राय स्कोर के बेसिस पे बता रहा हूँ। बाकी आप अपनी शिफ्ट देख लो, किस शिफ्ट में आप थे और उस शिफ्ट में नॉमिनेशन का कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, कितने मार्क्स आपके बढ़ेंगे, उसका एनालिसिस हम लोग पहले कर चुके हैं वीडियो में। ठीक है, तो वो वीडियो आप देख लेना, उससे आपको क्या है आफ्टर नॉमिनेशन जो कट ऑफ है वो कितनी क्या जा सकती है शिफ्ट वाइज, उसका आइडिया लग जाएगा। बाकी यहाँ पे मैं राय स्कोर के बेसिस पे आपको बता देता हूँ कितनी कट ऑफ आपकी रह सकती है। यूआर कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं अगर उनका 415 या उससे ऊपर स्कोर बनना है तो कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बच्चों का 400 या उससे ऊपर अगर स्कोर राय स्कोर बनना है, ये राय स्कोर की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी में अगर हम बात करें तो 410 या उससे ऊपर अगर आपका राय स्कोर बनना है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एससी की बात करें तो 375 या उससे ऊपर अगर राय स्कोर आपका बनना है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे एसटी की बात करें तो 350 या उससे ऊपर अगर आपका राय स्कोर बनना है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है कैटेगरी वाइज। तो उम्मीद करता हूँ कि जो एनालिसिस हमने किया, जो मैंने चीज़ें आपको समझाने का प्रयास किया, आप अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को समझ पाए होंगे। इतना अगर आपका राय स्कोर बनना है तो कहीं ना कहीं आप सेफ है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी 2 नंबर अगर आपका वेरी कर रहा है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपके सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। तो ये आपकी फाइनल जो कट ऑफ है वो जा सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे पॉइंट आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।